Student, in this video we will learn about most important theory crystal field theory। इसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कि मतलब बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड बनता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके द्वारा ही सेटिस्फैक्ट्री जो एक्सप्लेनेशन है इन रिलेशन टू द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज फुलफिल्ड। तो यही थ्योरी है जो फुलफ़िल करती थी और इसी को हम देखिए आगे इसको पढ़ेंगे। तो पहले अभी हमने इसके पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस डिटरमाइंस द प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है, जबकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये उसके आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है कि उनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आयनिक नेचर का होता है। तो इस थ्योरी को एच बेथ और वी ब्लैक के द्वारा प्रपोज किया गया था, दिया गया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय एच बेथ एंड वी ब्लैक। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया। और जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो तो एक कोवलेंट बॉन्ड को दिखाता है, जबकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है तो CFT कंसीडर्स द मेटल लिगैंड बॉन्ड टू बी आयनिक। ये आयनिक नेचर के बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है जो कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली आयनिक नेचर ही देखते हैं क्योंकि वो मेटल हैं और मेटल जनरली आयनिक बॉन्ड को ही प्रेफर करता है। तो दिस जो आयनिक बॉन्ड अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन ऑफ द एंड द लिगेंड्स। मेटल आयन और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण से ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज और इसको हम एक स्फेरिकल से मीन्स पॉइंट चार्ज के रूप में ही कंसीडर करेंगे। अब यदि मान लीजिए कि नेगेटिव लिगेंड्स हैं और मेटल आयन भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स होगा कौन सा? आयनिक फोर्स। आयन फोर्स होगा, मतलब डाइपोल फोर्स भी इसको आप जैसे बोल सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर आयन इंट्रैक्शन या आयन फोर्स कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आयनिक फॉर्म में रहते हैं। और यदि मान लीजिए कि ये तब होगा जब लिगेंड कैसे होंगे? नेगेटिव होता है, लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड हों। यदि मान लीजिए कि लिगेंड्स न्यूट्रल हैं तब क्या होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा, तब वहाँ पर होगा आयन डाइपोल फोर्स। आयन और एक डाइपोलर नेचर का होगा। डाइपोल मतलब जैसे वहाँ पर वो जिस पर डाइपोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, क्योंकि एक साइड में दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स होगा व्हेन लिगेंड्स आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल के केस में होगा। तो ये आयनिक बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। अब हम जैसे जनरली जो फ्री मेटल आयन है मोस्टली तो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये इनकी एक ट्रांजिशन मेटल की विशेष खासियत है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, मींस मेटल लिगेंड वहाँ बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब जब कोई मान लीजिए फ्री मेटल आयन है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल जैसे आप जानते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। तो ये टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे हैव सेम एनर्जी, उन सभी की एनर्जी सेम होती है। तो जनरली जब फिर कोई फ्री मेटल आयन होता है ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। फ्री मेटल आयन अभी उसने मतलब कोई भी किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया हुआ है लिगेंड के साथ। तो जब कोई बॉन्ड नहीं बनता है सभी एनर्जी क्या होती है? जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। और व्हेन द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब तक उनकी एनर्जी सेम है उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जैसे ये 5 मान लीजिए डी ऑर्बिटल्स हैं DXY जो कि X ये है Y और ये Z, तो X और Y के यहाँ पर ये बनेंगे इस तरह से। और DYZ है
एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा y और z के बीचों बीच में। इसी तरह से डी जेड एक्स है, तो x लेना है और z लेना है, इसके बीच में बनेंगे डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मीन्स x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर, और डी जेड स्क्वायर z पर होगा, और यहाँ पर एक रिंग भी पाई जाती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन सभी की एनर्जी सेम होती है, मीन्स एक ही एनर्जी लेवल पर है। यदि मान लीजिए कि हम इनको एक एनर्जी लेवल पर इस तरह से दिखा देते हैं 5d ऑर्बिटल्स, तो ये सभी सेम एनर्जी लेवल है। यहाँ पर ऐसे एनर्जी दिखा सकते हैं, सबकी एनर्जी सेम है, एक बराबर एनर्जी लेवल पर है, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। इस तरह के ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। लेकिन जब कोई अब लिगेंड इनकी तरफ जाएगा तो लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल्स की तरफ, तो क्या होगा, लिगेंड पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन के कारण क्या होगा, एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होती है। तो ये जैसे ही मतलब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं किसकी तरफ, डी ऑर्बिटल्स की तरफ, वो रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मीन्स ऑन द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स के द्वारा इनका रिपल्शन होगा। द रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है यदि सभी की एक बराबर यदि इंक्रीज़ हुई तब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिकल फील्ड में थे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये डी ऑर्बिटल है, अभी हमने एक स्फेरिकल शेप में ले लिया, कौन सा ऑर्बिटल, डी, और यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ से भी लिगेंड, चारों तरफ से डिस्टेंस यदि मान लीजिए इक्वल है तो इक्वल रिपल्सन होगा। इक्वल रिपल्सन होने के कारण सभी की एनर्जी सेम अमाउंट में इंक्रीज होगी। तो वही है यहाँ पर। इसके बाद ये मेन पॉइंट इनके हैं, इफ़ ऑल द लिगेंड्स अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल आयन आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल, हर एक डी ऑर्बिटल से जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की तरफ बॉन्डिंग के लिए, यदि उनका डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, देन द एनर्जी ऑफ ईच डी ऑर्बिटल विल इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, तब तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर से इंक्रीज होगी सभी की। एंड देयरफॉर दीज ऑर्बिटल विल स्टिल रिमेन डीजनरेट, और फिर भी वो डीजनरेट की कंडीशन में रहेंगे, मीन्स सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ पर भी सेम रहेगी। लेकिन बट दे विल हैव हायर एनर्जी देन दैट ऑफ फ्री आयन, लेकिन जो फ्री आयन की एनर्जी थी वहाँ भी सभी डी ऑर्बिटल की सेम थी, लेकिन वो कम थी। अभी जो क्या हुआ, रिपल्शन के कारण जब थोड़ा सा वो पास में आ रहे हैं डी ऑर्बिटल्स के पास में, तो अभी लगभग इक्वल डिस्टेंस से हैं। ये मान के चलिए कि काफ़ी दूर से लिगेंड है, वहाँ से इनको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन के कारण सभी की एनर्जी बराबर बढ़ गई। तो एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी अभी क्या है, सभी की एनर्जी सेम अमाउंट की है, इसलिए वो स्टिल डीजनरेट ही रहेंगे, लेकिन ग्रेटर देन फ्री एनर्जी, जो एनर्जी अभी की होगी वो पहले की अपेक्षा फ्री आयन के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। अब लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल का शेप जो है, डी ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप सभी सेम नहीं है, सभी सिमेट्रिकल नहीं है। अब जैसे ही लिगेंड्स और यदि मान लीजिए कि ये क्लोज आते जाते हैं, ये लिगेंड्स अभी और यदि पास में आ जाएंगे, तो लिगेंड पास में आने के कारण क्या होगा, रिपल्शन और भी बढ़ जाएगा, और जो ऑर्बिटल उस लिगेंड के सबसे पास में आ जाएगा, मान लीजिए कि ये लिगेंड्स इधर पर है और ये लिगेंड्स इधर से, ये मेटल सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल है और ये लिगेंड्स है, यदि बिल्कुल इस तरह से होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, यदि एक्सिस होंगे, एक्सिस आमने सामने होंगी। और यदि मान लीजिए डी ऑर्बिटल ऐसा है और ये यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तब क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि सभी जो लिगेंड्स हैं वो सिमेट्रिक नेचर के नहीं हैं, सिमेट्रिक शेप के नहीं हैं, अलग अलग शेप के हैं। इस कारण से जैसे ही लिगेंड्स काफ़ी क्लोज आने लगते हैं, उनका रिपल्शन अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन पर डिफरेंट होने लगता है। जबकि इसके पहले क्या है, जब लिगेंड्स दूर थे, सेंट्रल मेटल की तरफ आ रहे थे, तब उन ऑर्बिटल्स पर लगभग क्या है, सेम अमाउंट ऑफ रिपल्सन लग रहा है। अभी लेकिन जब और यदि फर्दर क्लोज हो जाते हैं, रिपल्शन जो है वह कम या ज़्यादा होने लगता है।
तो देखें, तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे एक्सपीरियंस डिफरेंट इंट्रैक्शंस फ्रॉम द लिगेंड्स व्हेन दे कम क्लोजर। जैसे जैसे लिगेंड्स और पास में आते जाते हैं उनका इंटरेक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स चेंज होता जाता है, कोई ज़्यादा फील करता है, कोई कम फील करता है। तो वही है कि डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, therefore these orbitals will experience different interactions from the ligands when they come closer। अब यहाँ पर भी है कि दो तरीके से यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक जनरली अलोंग द एक्सिस होते हैं और दूसरे अवे फ्रॉम द एक्सिस, उनके जो लोब्स होते हैं वो लाई करते हैं। तो द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स के एकदम आमने सामने होते हैं, डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन, उनमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों पर ही है, तो जितना ज़्यादा करीब आते जाएंगे रिपल्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड हेंस एनर्जी इंक्रीजेस मोर, और ऐसे में उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो उनके लिए है जो एकदम क्या है, ठीक एक्सिस के सामने है, द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स। लेकिन दूसरे तरह के ऐसे भी ऑर्बिटल्स होते हैं, द ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, मीन्स जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस से दूर पाए जाते हैं। अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स विल हैव लेसर इंट्रैक्शन, ऐसे उनमें जो है इंट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगा, देयरफॉर देयर एनर्जीज विल बी लोअर, और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो एक केस में कम हो जाता है, वहीं पर एक केस में ये एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जो 5D ऑर्बिटल्स से होंगे, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जबकि वहीं कुछ की कम हो जाती है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड द एनर्जीज ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट अप। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो एनर्जीज थी 5D ऑर्बिटल की वो दो भागों में स्प्लिट हो गई, और इस तरह से जो डी ऑर्बिटल्स थे जिनकी सेम एनर्जी थी, जो डी जनरेट लेवल पर थे, वहाँ पर वो दोनों क्या होते हैं, स्प्लिट होकर के टू सेट्स ऑफ न्यू जो है डी ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। एक में अलग होंगे, दूसरे सेट में अलग ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तब अलग तरह से एनर्जी चेंज हो जाती है उनकी टू सेट्स की, ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होता है। तो आगे देखते हैं किस तरह से ऑक्टाहेड्रल में या टेट्राहेड्रल में एनर्जी स्प्लिट होती है, डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स थे वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, टू सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं जब लिगेंड्स काफ़ी मतलब डी ऑर्बिटल्स के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, मीन्स द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन into different sets of orbitals having different energies in the presence of electric field of ligands। लिगेंड्स के प्रेजेंस में मतलब उनके इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जो चार्ज होता है वही रिपल्शन करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो कॉन्सेप्ट है इज़ द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही बेसिस है। तो अभी आपने ये जनरली समझ लिया, अभी हम स्प्लिटिंग जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले डी ऑर्बिटल्स होते हैं फ्री आयन, जब वहाँ पर कोई लिगेंड्स नहीं है तब उनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी, मीन्स सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है और उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं एट ग्राउंड लेवल पर। फिर जैसे ही लिगेंड्स अभी दूर से आ रहे हैं तो जैसे ही पास पास आते जाएंगे सभी का रिपल्शन उस समय बराबर था, इसलिए सभी की एनर्जी थोड़ा सा इक्वली राइज होती है यहाँ पर भी। तब भी एनर्जी क्या थी, इक्वल थी, लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में एनर्जी बढ़ गई है। तब भी मतलब वो डीजेनरेट लेवल पर ही होंगे, उन्हें भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, बट दे हैव हायर एनर्जी देन द ग्राउंड लेवल कंडीशन। ग्राउंड लेवल मीन्स फ्री आयन के कंपैरिजन में अभी एनर्जी बढ़ जाती है।
अब लिगेंड जैसे ही और पास में आ जाते हैं, और पास में आने के कारण क्या होता है, अब इंट्रैक्शन जो रिपल्शन होता है ये डिफरेंट होने लगता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम। जो एक्सिस के एकदम पास में है, लिगेंड्स के बिल्कुल ठीक फ्रंट में आ जाते हैं, उन पर रिपल्शन ज़्यादा बढ़ता है, उनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जो अवे फ्रॉम द लिगेंड्स डायरेक्शन है, लिगेंड की डायरेक्शन के थोड़ा बगल से हैं या कहीं दूसरी जगह पर है, उन पर रिपल्शन कम होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये दो सेट में डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अभी लेकिन ये अलग अलग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग तरीके से स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में अलग स्प्लिटिंग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल जनरली वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड्स की संख्या 6 होती है, वही किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी ले लेंगे, इसके लिए सिंपल ही होता है ये। और यहाँ पर हम 5d ऑर्बिटल्स लेंगे, ये 5d ऑर्बिटल्स एट ग्राउंड लेवल 1 2 3 4 5, ये हैं d ऑर्बिटल्स। जैसे आप जानते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये अभी कहाँ पर है, फ्री आयन के रूप में है, मीन्स ये ग्राउंड लेवल पर हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पर हैं और सभी के सभी यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल है, क्योंकि सेम एनर्जी है। इसके बाद अभी लिगेंड्स थोड़ा सा इनके पास आएंगे तो इसकी एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अब ये एनर्जी बढ़ जाएगी 1 2 3 4 5। अभी देखिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये तो वैसे भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, लेकिन कहाँ पर है, थोड़ा सा फ्री आयन या ग्राउंड कंडीशन से, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये लगभग हम इसको स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड मानते हैं, क्योंकि सभी मान लीजिए ऑर्बिटल्स जो दूर से होते हैं वो स्फेरिकल शेप, सभी सेल तो स्फेरिकल शेप के ही माने गए हैं। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। अभी लिगेंड्स जब और फर्दर क्लोज आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल पहुँच जाते हैं और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये रहते हैं dxy, dzx, dxy, dzx और dyz। तो इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल हैं, dxy या dyz और dzx, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे yz लिख सकते थे ये, और यहाँ पर ये zx लिख दें। और यहाँ पर ये जो टोटल एनर्जी है, ये देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गए। अभी जो पहले की एनर्जी थी डीजेनरेट ऑर्बिटल लेवल पर, जब लिगेंड्स इसके पास में आ रहे थे, उससे भी इसकी एनर्जी कम हो जाती है इन 3 ऑर्बिटल्स की, जबकि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ग्राउंड लेवल से ये थोड़ा सा मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा बचती है, जबकि पहले के कंपैरिजन में अभी एनर्जी और घट गई, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। तो स्टेबल फॉर्म में आने के लिए निश्चित है कि एनर्जी उसकी कम होनी पड़ेगी। तो यहाँ कम स्टेबल थे, यहाँ जबकि ज़्यादा, ये 3 ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हो गए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टोटल एनर्जी, इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा एंड O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस टोटल एनर्जी है डेल्टा। अभी यहाँ पर ये बैरी सेंटर रूल के मीन्स टोटल जो एवरेज एनर्जी होती है इनकी और एनर्जी दोनों सेट्स की, वो तो लगभग सेम होती है, वो इक्वल होती है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें देखिए ये थोड़ा हिस्सा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कम है। तो ये टोटल एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक की 2/5 ऑफ द टोटल एनर्जी फॉर वो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका ये 2/5 पार्ट होता है। जबकि वहीं पर ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3/5 ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये स्प्लिटिंग एनर्जी है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, इसको हम T2z सेट का नाम देते हैं, जबकि जो हायर एनर्जी पर है उसे हम EG सेट का नाम देते हैं। इनके नेम हैं अलग अलग सेट्स के, 2 सेट्स में डिवाइड हो गया। ये कहलाएंगे 3 ऑर्बिटल T2g सेट, और जो हायर एनर्जी वाला है वो कहलाएगा EG सेट।
तो ये T2Z और EG सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। T2Z की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये जो हम देखते हैं यहाँ पर टोटल जो एवरेज एनर्जी है मीन्स डेल्टा O, ये यहाँ पर दोनों ही केस में एवरेज एनर्जी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द बैरी सेंटर रूल। और दिस इज़ जो बैरी सेंटर रूल है इज़ सिमिलर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप रूल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप रूल के जैसा ही यहाँ पर होता है। तो ये स्प्लिटिंग जो एनर्जी है डेल्टा, इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। और ये O4 है ऑक्टाहेड्रल। तो स्प्लिटिंग एनर्जी किसी लिगेंड्स में कम हो सकती है, किसी में ये ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये फिक्स नहीं है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, किस तरह का लिगेंड है, कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक है कि कम एनर्जेटिक है, इस पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा O हमेशा चेंज होता रहता है। यदि मान लीजिए लिगेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि वीक फील्ड का लिगेंड आया तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। तो ये था किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके बाद देखिए यदि मान लीजिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से हो जाएगा ये चेंज। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी वही सेम है, 5 ऑर्बिटल ग्राउंड लेवल पर, फिर जैसे कम आते हैं ये डिजनरेट लेवल पर ही रहेंगे, मतलब एनर्जी सेम ही रहेगी, लेकिन इनके कंपैरिजन में एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई। जैसे और यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल उन्हीं का होगा जिनमें लिगेंड्स की संख्या 4 होगी, तब क्या होगा, ये थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा यहाँ डिक्रीज़ हो जाती है और यहाँ कम इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से ये टोटल 2 सेट का यहाँ पर भी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग लेकिन ऑर्बिटल चेंज हो गए। ये है टेट्राहेड्रल के लिए है dxy, dyz, dzx, और ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये था dz स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ 3 ऑर्बिटल पहुँच गए और नीचे में अभी कितना है, 2 ऑर्बिटल हैं, लेकिन हम उनका नेम वही देंगे मिस जो पहले दिया हुआ था। इनको हमने T2Z रखा था तो इसको हम T2Z ही रखेंगे इन ऑर्बिटल्स का नेम। और ये था EG सेट का, तो अभी हमने क्या किया, ये नेम पहले T2Z नीचे था, EG ऊपर था, अभी उल्टा हो गया है तो इसका भी क्रम चेंज कर दिया, T2Z को ऊपर पहुंचा दिया, EG को नीचे कर दिया है। और इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी का यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये पहुंच जाता है कितना, ये अभी यहाँ पर ज़्यादा है, ये वाला हिस्सा कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/5 डेल्टा T। ये टोटल एनर्जी है, टोटल जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T। ये डेल्टा T के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर होगा 2/5, जबकि इनका होगा 3/5 डेल्टा T, ये नीचे वाला बैरी सेंटर रूल के मुताबिक। तो ऊपर वालों की एनर्जी देखिए इंक्रीज तो हुई लेकिन कम इंक्रीज हुई, जबकि नीचे वालों की जो एनर्जी घट रही है वो ज़्यादा ही कुछ जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इस तरह से स्प्लिटिंग करना है, ऑक्टाहेड्रल में इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड होता है किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो अभी देखिए किसमें हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, इसमें किस तरह से लिगेंड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा मतलब स्प्लिटिंग करेगा, कौन सा कम स्प्लिटिंग करेगा, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ाता है उस बेसिस पर, उसके मैग्नीट्यूड पर यहाँ पर इनको अलग अलग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वीक फील्ड लिगेंड और दूसरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे सबसे वीक है आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फाइड, नाइट्रेटो, फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ और ये वाटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि आप ये कंटिन्यू करते हैं और ये यहाँ तक आता है वाटर तक, ये वाटर तक के जो लिगेंड्स हैं
यहाँ तक हम इनको वीक फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में रखते हैं। आयोडाइड से लेकर के वाटर तक के लिगैंड्स क्या होंगे, वीक फील्ड लिगैंड होंगे। और इसके बाद इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब इसकी इससे ज़्यादा होगी वाटर से। फिर और आगे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी लगे हुए हैं। तो यहाँ से लेकर के जब आप ये चलते हैं यहाँ तक, ये पूरा ये सभी क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो हमें इनको जो है याद रखने की ज़रूरत होगी। और इसी बेस पर हम ये बता पाते हैं कि कौन से लिगैंड्स, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि कभी मतलब वो पेयरिंग करा देते थे इनर डी ऑर्बिटल में, कभी पेयरिंग नहीं कराते थे। तो यहाँ पर उसका कारण है कि जो वीक फील्ड के लिगैंड हैं इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि वो इनर डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा सकें, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये इजली इनर डी ऑर्बिटल में यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो उनको पेयर अप कराने की क्षमता रखते हैं, और वहाँ से वो वैकेंट ऑर्बिटल का यूज़ इनर डी ऑर्बिटल का मोस्टली यूज कर लेते हैं। तो जनरली याद रखिएगा कि जैसे जितने भी हैलाइड आयन हैं, क्या कभी हम इतना ये सीरीज़ याद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनरल हमें जो यूज़ करते हैं आगे उनको तो याद रखना पड़ेगा कि जो जितने भी हैलाइड आयन हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड और वाटर मतलब H2O, हाइड्रोक्सिल, इनको थोड़ा याद करके रखिएगा कि ये वीक फील्ड के लिगैंड हैं। जबकि जितने भी मतलब ये नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रेट को छोड़ करके बाकी के नाइट्रोजन डोनर हो, NCS है, एडिटा है, पायरिडीन, NH3, एथिलीन डाईएमीन, डाईपायरिडीन, फिनंथ्रीन, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रिटो है, साइनाइड और ये कार्बोनिल, कार्बन वाले और जनरली नाइट्रोजन वाले, इसको छोड़ने ये क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो को। तो बाकी लगभग सभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जनरली इनका ही यूज़ होता है, जैसे एथिलीन डाईएमीन, अमोनिया और ये नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोनिल। तो ये टोटल 5-6 लिगैंड्स हैं जिनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड होते हैं, इनमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। बाकी जो वीक फील्ड के लिगैंड हैं वो स्प्लिटिंग कम कर पाते हैं, इसलिए वो जनरली आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड इनर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहते हैं। तो आगे देखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में जनरली हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही पढ़ते हैं सिलेबस में, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में जो है आपके ऑक्टाहेड्रल के लिए ही पूछा जाता है। तो अभी देखिए जनरल, जैसे आपके पास मान लीजिए कि D पर 1 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पर ये सेट बना लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होंगे, ये T2Z है और ये EG सेट है। यदि D पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल, उनके मुताबिक हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सेल में भरते हैं। तो यहाँ पर लोअर एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधे सीधे है ये T2G सेट पर ही पहुँचेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा, यदि D पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो T2Z1 EZ0, इस तरह से हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि D पर ये यहाँ पर भी D ऑर्बिटल आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये स्प्लिटिंग हो गया। अभी मान लीजिए कि D पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फिर कहाँ पर जाएंगे, ये भी एक यहाँ पर, और हुंड रूल के मुताबिक पहले सिंगल सिंगल ही फील्ड करना है। तब D2 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे T2Z2 और EZ0, ये D2 के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फिर आप एक यहाँ पर भर पाएंगे, और D3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2Z3 EZ0। अभी सभी स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन क्योंकि सभी कहाँ पर हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये सभी हम जनरली ऑक्टाहेड्रल के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हैं D3 के लिए। लेकिन जब D4 आएगा तब 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। D4 में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है 4th वाला, या फिर यहाँ पर भी जा सकता है।
तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं इसके लिए, 1 2 3 और ये 2, ये है यहाँ पर टोटल एनर्जी, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। और यहाँ पर है ये D पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक कंडीशन ये भी हो सकती है 1 2 3 और फोर्थ यहाँ पर आ जाए, मीन्स ये पेयरिंग हो जाए यहाँ पर, लोअर एनर्जी पर ही क्या हो जाता है, पेयर कर लेता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यहाँ पर ये 4 है, T2Z EZ, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, वन टू थ्री, T2Z EZ पर 2 है और यहाँ पर हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन EZ लेवल पर पहुँच जाए। मतलब D4 में दो तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा T2Z4 EZ0 या फिर ये लिखा जा सकता है T2Z3 EZ1। तो कब किस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो है स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ की स्प्लिटिंग एनर्जी कम दिखाई दे रही है। ये जो स्पेस यहाँ पर है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ही है लेकिन कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लिगेंड था वो कौन सा है, वीक फील्ड का लिगेंड होगा, जबकि यहाँ पर किस तरह का लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हुआ, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई। और ऐसे केस में जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से कर सकता है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर में नहीं भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि पेयरिंग होने में कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। जबकि वीक फील्ड का लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, इसलिए पेयरिंग में जब ज़्यादा एनर्जी लगती हो तो आसानी से ये सोचेगा कि हम यहाँ पर जो है फ्री फॉर्म में रहें, सिंगल फॉर्म में रहें, तो वह T2Z EZ लेवल पर पहुँच जाता है T2Z को छोड़ करके। तो वीक फील्ड के लिए जनरली क्या होता है, पेयरिंग पहले नहीं होती है, वो पहले सिंगल सिंगल पाँचों ऑर्बिटल जब भर जाएंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर, तब 6 में जाके पेयरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 6 तक तो यहीं रहेंगे, 7th इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में यहाँ पहुँचेगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए डेल्टा O जो है यदि वो स्मॉल है, देन पेयरिंग जो है नहीं होगी। तब फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर होगा। तो यदि मान लीजिए कि पेयरिंग एनर्जी से कम होती है जो वीक फील्ड लिगेंड्स में, तब क्या होता है, हायर एनर्जी मीन्स EG ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड में इट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसलिए पेयरिंग करना आसान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, ये एनर्जी कम है इसलिए वहाँ पहुँच जाएगा। पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, यहाँ पेयरिंग में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए आसानी से पेयर कर लेते हैं। तो अभी देखिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, अभी क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे हैं, जबकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4, मीन्स ये कहलाएगा कौन सा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको लिख सकते हैं। और जबकि यहाँ पर स्पिन ज़्यादा है तो इस तरह से हो जाएगा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें मैग्नेटिक फील्ड मीन्स दोनों पैरामैग्नेटिक है D4 के केस में, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो D4 के केस में दोस्त है। अभी मान लीजिए कि हम इस तरह से भरते हैं इनको 7 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड, और इसमें तब क्या होगा, 7 यहाँ पर पहले यहाँ 5th आ जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 7 पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर D7 में देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये यहाँ पर आएगा 7। तो यहाँ पर अभी ये
यहाँ पर दो दो है इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड है, जबकि यहाँ पर टोटल सभी पेयर्ड हो गए, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये D7 के लिए हो जाएगा वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड आने पर इस तरह से हमको देना है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो वीक फील्ड के लिगेंड हैं वो बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनको भी याद रखना है। इसी तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम तरीके से हो जाएगा। यदि इन d ऑर्बिटल पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सभी के सभी यदि पेयर्ड आते हैं तो वह डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। वैकेंट है तो वैकेंट हम उसको नहीं लेते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में कुछ भी। और मोस्टली जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अधिकतर केसेस में डाईमैग्नेटिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली पैरामैग्नेटिक बनाना चाहते हैं। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन देखिए किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जैसे दो कंपाउंड हैं आयरन के, एक तो हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड आयन, इसका नाम होगा 6 साइनाइड लिगेंड है, और यहाँ पर है हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। तो ये दो कंपाउंड हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड यहाँ पर है, 6 वहाँ पर भी है। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में कितना है, आयरन पर +2 चार्ज है, यहाँ पर भी +2 चार्ज ही होगा। तो ये सभी सेम तरह से कंपाउंड हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दूसरा प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स वह डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, या किस कंपाउंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसके लिए ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले देखें आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसको लिख लेंगे 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट का 3d6 4s2 4p0, ऐसे जैसे जनरली हम बनाते हैं। तो 3d6 4s2 4p की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ये होगा। लेकिन एट डाई पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो +2 पर लिखना पड़ेगा 3d6 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर भी सेम होगा, इस वाले कंपाउंड में भी सेम है, 3d6 4s0 होगा, +2 पर दोनों ही पाए जाते हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो हमें ये लिगेंड्स देखने पड़ेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, वीक फील्ड का है। तो साइनाइड किस में जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड, वाटर जबकि वहीं पर क्या है, वीक फील्ड का लिगेंड है। तो ज़्यादा हम यहाँ से सीधे इसको बना सकते इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हमें यहाँ पर D6 भरना है आयरन में। अभी ये 2 सेट में यहाँ पर डिवाइड करना है, 1 2 3 और ये 1 2, ये है EG सेट और ये मिल गया हमको T2G सेट। अब ये देखिए आप, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल में होगा तो O लगा देंगे, टेट्राहेड्रल में होगा तो यहाँ पर T लगाना है। तो D6 के लिए अभी देखिए आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो 1 इधर पर जाएगा, 2 फिर 3, 4th कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये एनर्जी, इसको हायर एनर्जी पर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पेयरिंग करने के लिए यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर कहीं ज़्यादा है, किससे, पेयरिंग से। तो पेयरिंग से ज़्यादा होने के कारण, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये क्या करेगा, पेयरिंग करना इसको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 4 5 और ये 6 हो जाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही रहेंगे। हायर एनर्जी मतलब EG सेट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये किसके लिए हो गया, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड था। तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी
ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए जो कम है उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा और इसलिए इसने पेयरिंग को प्रेफर किया। कौन था ये? साइनाइड। और अभी देखिए, अब सेम यहाँ पर भी बनाना है। यहाँ पर भी ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के डीजेनरेट में, और यहाँ पर हमने इसको स्प्लिटिंग कर दिया है 1 2 3 1 2। लेकिन ये जो एनर्जी आप गैप देख रहे हैं ये काफ़ी कम है, क्योंकि ये वीक फील्ड के लिए है T2Z और ये है EG सेट। यहाँ पर भी डी पर 6 है 1 2 3 4 5 और ये 6। और यहाँ पर क्या है? पेयरिंग एनर्जी है, जो मतलब ये स्प्लिटिंग एनर्जी है लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब पेयरिंग करना कठिन है, पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कम लगेगी। तो चूँकि वाटर एक क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो पाएंगे 1 2 3 4 5 और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें स्पिन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कहलाएगा, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये तो इसके लिए। बाकी अभी लिगेंड्स जब आएंगे तो लिगेंड अपना यहाँ से ये ऑर्बिटल्स को यूज़ कर लेंगे, बाकी आगे के ऑर्बिटल यूज़ कर लेंगे हमें, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती दिखाने की। हमें सिर्फ किसको दिखाना है? सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन के बिहेवियर को इसमें शो करना है। ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर EG ऑर्बिटल का यूज़ किया गया है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, जबकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखेंगे डाईमैग्नेटिक। इसमें आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ चूँकि 4 है इसलिए पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है इसलिए डाईमैग्नेटिक। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए या मैग्नेटिक बिहेवियर, सभी में सबसे पहले आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करना है, तभी आप बता पाएंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। तो ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में जानें कि लिगेंड्स में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या होते हैं। और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी में जैसे ये किस पर डिपेंड करता है? स्प्लिटिंग एनर्जी आप जनरली देखें तो एक तो नेचर ऑफ लिगेंड की वीक फील्ड का था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का, कभी कभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इस पर भी डिपेंड करता है। जनरली जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। मेटल आयन के नेचर पर भी डिपेंड करता है और कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।